Hello everyone and welcome back to another video. So finally Learn and Grow is back after a lot of months and now we'll try to be as regular as possible. तो आज हम बेसिकली बात करने वाले जो ट्रेंडिंग इशू चल रहा है आजकल कि यूएसए विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। अब ये यूएसए विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान से पहले हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान में सब चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, प्लस ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है और यूएसए अब जाके विड्रॉ क्यों कर रहा है आफ्टर 20 ईयर्स। साथ ही साथ अब इस विड्रॉल का इम्पैक्ट अफगानिस्तान के साथ पूरे वर्ल्ड और स्पेशली इंडिया पे क्या पड़ने वाला है, इन सब के बारे में डिटेल्ड में जानेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज के डिस्कशन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अफगानिस्तान में इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है बैक टू द ब्रिटिश पीरियड। बिल्कुल ब्रिटिश पीरियड का जब टाइम चल रहा था तब ब्रिटिशर्स ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहे थे और रशियंस एशिया में घुसना चाहते थे, जिसके लिए वो अफगानिस्तान का रास्ता यूज़ करने वाले थे। और ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि रशिया एशिया में घुस जाए, इसीलिए वो अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहते थे एज अ बफर स्टेट। उसके लिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान के बीच में हुए लड़ाई जिसका नाम था एंग्लो अफगान वॉर। और इस एंग्लो अफगान वॉर में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1919 को वहाँ के किंग अमनुल्लाह ने वो वॉर जीता और अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया। अब चलते हैं बिल्कुल 60 साल आगे 1979 में। तो 1979 में क्या होता है कि जो सोवियत यूनियन थे, सोवियत यूनियन आज का रशिया जो है, तो सोवियत यूनियन ने जाके अफगानिस्तान में इन्वेजन कर दिया। इन्वेजन बोले तो हमला कर दिया। अब इस हमले की वजह से हुआ क्या, इस हमले की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, अब रशियन बैक्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी अफगानिस्तान में। रशियन बैक्ड गवर्नमेंट यानी कि रशिया ने अपने वहाँ के लीडर्स चुने, वहाँ पे गवर्नमेंट बना दी, यानी कि रशिया ने अपने कठपुतलियाँ वहाँ पे छोड़ दी जो कि अफगानिस्तान को रूल करेंगे अकॉर्डिंग टू रशिया। अब 1979 के टाइम पे क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। अब ये कोल्ड वॉर किस बला का नाम है, तो कोल्ड वॉर मतलब था एक वर्बल लड़ाई, आइडियोलॉजिकल लड़ाई या डिप्लोमेटिक लड़ाई जो कि यूएसए और रशिया के बीच में चल रहा था। रशिया कह लो या सोवियत यूनियन कह, तो यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में ये कोल्ड वॉर चल रहा था। अब इस कोल्ड वॉर के टाइम पे दो ग्रुप्स बने हुए थे। यूएसए का ग्रुप था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सोवियत यूनियन का था वॉर्सो। तो इसमें क्या होता है, अब यूएसए को ये देख के बड़ी तकलीफ हुई कि भाई सोवियत यूनियन एशिया में घुस रहा है, तो इससे उनका पावर कम हो सकता है। और उस समय दोनों के बीच में यही लड़ाई थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो इसकी वजह से अब हुआ क्या कि यूएसए ने अपने सीक्रेट लोग भेजे, कुछ सीक्रेट एम्बेसडर्स भेजे अफगानिस्तान में, और वहाँ पे कुछ मुजाहिदीन्स को ट्रेनिंग दी। मुजाहिदीन्स बोले तो फाइटर्स। तो वहाँ पे कुछ मुजाहिदीन्स को ट्रेन किया उन लोगों ने और उन मुजाहिदीन्स का ग्रुप बनाया जिसका नाम पड़ा अल कायदा, जो कि आज की डेट में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। फिर आगे क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। तो अब जाके यूएसए कहती है इन मुजाहिदीन से कि आप लोग सोवियत यूनियन के लोगों को यहाँ से भगा दो, बदले में हम आपको अफगानिस्तान की पावर दे देंगे। अब पावर कौन नहीं चाहता, पावर की तो लड़ाई थी सारी। तो मुजाहिदीन मान गए और बहुत से वायलेंट प्रोटेस्ट किए, बहुत से वायलेंट अटैक्स किए, जिसकी वजह से 1989 को सोवियत यूनियन को वहाँ से भागना पड़ा। जैसे ही सोवियत यूनियन वहाँ से निकलता है, यूएसए भूल जाता है कि मुजाहिदीन नाम की कोई चीज़ भी है दुनिया में। पूरी तरीके से उनको इग्नोर करने लगता है, जो अपना वादा भी पूरा नहीं करता। अब ये देख के उन मुजाहिदीन को बहुत तकलीफ होती है, उनको बहुत गुस्सा भी आता है। फिर 1989 से 1996 तक ये सब मुजाहिदीन सब एक साथ इकट्ठा होने लगते हैं और इनको एक कॉमन शेल्टर देता है या फिर कॉमन प्लेटफॉर्म देता है कौन, तालिबान। अब तालिबान के अंदर ये सब मुजाहिदीन एक साथ आ गए और अब इन्होंने प्लान किया यूएसए से बदला लेने का। और ये बदला आता है 2001 में 9/11 के रूप में। 9/11 जो कि था 11 सितंबर 2001 को, जब यूएसए के ऊपर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो जिसमें माना जाता है कि 3000 लोगों तक की डेथ हो गई थी। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब यूएसए बहुत परेशान हो गया था इसकी वजह से, और इसने कहा कि इस जो अटैक का जिम्मेदार है वो और कोई नहीं है, वो अल कायदा के लीडर हैं। और अल कायदा को बनाया किसने, तक खुद यूएसए ने, और इसके पीछे का प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया ओसामा बिन लादेन को। तो अब इसके बदले में यूएसए ने नेटो का आर्टिकल 5 को लेकर आती है। नेटो जैसे मैंने बताया यूएसए का ग्रुप था, उनका एग्रीमेंट था, उसका आर्टिकल 5 लाती है, जिसके अंडर यूएसए के साथ 60 कंट्री मिलकर यह डिसाइड करती है कि यूएसए के ऊपर जो ये हमला हुआ है अब इसका बदला लिया जाएगा, जिसने हमला किया उसको सजा मिलेगी। और ऑपरेशन लॉन्च होता है जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। फिर क्या होता है, अक्टूबर 7, 2001 को एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं अफगानिस्तान पे यूएसए और उनके बाकी साथियों के द्वारा,
और उसी दिन जॉर्ज बुश, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, ये स्पीच देते हैं और कहते हैं कि वी डिडंट आस्क फॉर दिस मिशन बट वी विल फुलफिल इट। मतलब वो कहते हैं कि हमने कभी नहीं चाहा था कि हम ये मिशन प्लान करें, इस मिशन को एग्जीक्यूट करें, लेकिन अब जब हमने मिशन स्टार्ट करा अब हम इसको फुलफिल करेंगे। और इस एयर स्ट्राइक्स के अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने 2 जस्टिफिकेशन दिए। पहला कि जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, जितने भी टेररिस्ट बेसिस है अफगानिस्तान में, हम उसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। और दूसरा कि तालिबान ने हमको ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने से मना कर दिया, इसलिए हम उसको लेने जा रहे हैं। और ये कह के अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस घुसते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, तालिबान का जो कंट्रोल था अफगानिस्तान के ऊपर बहुत वीक होने लगा, बहुत ही कमज़ोर हो गई थी तालिबान का पूरा ग्रुप। और 2004 तक सब तालिबान के मेजर लीडर्स पाकिस्तान में भाग गए थे और हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान ने उनको पनाह दे दी थी। फिर वहाँ पे यूएसए अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म करवाता है, यानी कि अब की बार जैसे पहले सोवियत यूनियन के पपेट्स वहाँ पे रूल कर रहे थे, अब की बार यूएस के पपेट्स वहाँ पे रूल कर रहे थे जैसा यूएस चाहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तालिबान खत्म हो गया था या तालिबान गायब हो गया था। तालिबान तैयार कर रहा था काउंटर अटैक की, तालिबान प्लानिंग कर रहा था कि अब कैसे हम वापस से अफगानिस्तान में घुसेंगे। लेकिन फिर भी इन पूरे पीरियड में तालिबान बहुत ज़्यादा एक्टिव था अफ-पाक बॉर्डर में, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। किन चीज़ों में? हथियारों की, ड्रग्स की और मिनरल्स की स्मगलिंग कह लो या ट्रेडिंग कह लो, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव या वहाँ पे देखा जा रहा था। फिर कुछ समय बाद तालिबान वापस आता है अफगानिस्तान में और आते ही वो 70% ऑफ अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेता है। और अब की बार वो आया था काउंटर अटैक के नए तरीके से, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था सुसाइड बॉम्बिंग। अब ये तालिबान के जो लोग थे वो जाके सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे थे, भीड़ में जाके फट जाते थे, तो बहुत सा डिस्ट्रक्शन होता था, जिसके ऊपर यूएसए के ऊपर भी पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ गया था। उसके बाद मई 2011 में एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं हमारे अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जिसका नाम होता है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, जिसके अंडर अमेरिकन सोल्जर्स जाते हैं अबोटाबाद पाकिस्तान में, जहाँ पे ओसामा बिन लादेन का रेजिडेंस था, वहाँ पे जाके रेड करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसका असैसिनेशन करते हैं। इस ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के बाद बराक ओबामा काफ़ी हद तक ये चाहते थे कि अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया जाए, लेकिन उनके मन में एक सबसे बड़ा डाउट था कि क्या अफगानिस्तान आर्मी सस्टेन कर पाएगी तालिबान के सामने, क्या वो टिक पाएगी और अफगानिस्तान को सही से रख पाएगी। इसीलिए वो विड्रॉ नहीं करते और यही करते 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 फिर हमारे अगले प्रेसिडेंट आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो शुरू करते हैं अफगान पीस प्रोसेस 2020 में, जिसमें कि 29 फरवरी 2020 को यूएस और तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट साइन होता है। कहाँ पर साइन होता है? दोहा, कतर में एक जगह है, वहाँ पे जाके इसको साइन किया जाता है। इसके अंडर क्या होता है? यूएस वादा करती है कि हम पूरी तरीके से अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेंगे, हमारे जितने भी वहाँ पे मिलिट्री है, जितने भी नॉन डिप्लोमेटिक पर्सनस हैं या फिर जो भी वहाँ पे हमारे लोग हैं, सब वापस आ जाएंगे। साथ ही साथ जो तालिबान के 5000 लोगों को कैप्चर कर रखा है यूएसए ने, उनको छोड़ देंगे। बदले में तालिबान क्या कहता है? तालिबान ये कहता है, तालिबान एक वादा करता है यूएसए से कि हमारी सरजमी का इस्तेमाल हमारे बंदे आपको कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें 2 मेजर चीज आती है। यूएसए पूरी तरीके से विड्रॉल की बात करता है और तालिबान एश्योरेंस देता है कि यूएसए के ऊपर कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आएगा। अब इतने टाइम बाद आकर ये साइन क्यों किया गया? 20 साल बाद आकर ही इस टाइम पे क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये पीस एग्रीमेंट साइन हुआ? सबसे बड़ी चीज थी ह्यूज वॉर कैजुअलिटीज हो गई थी। कितने लोग मारे जा चुके थे? अप्रोक्सीमेटली 50,000 अफगानिस्तान के सिविलियंस मारे जा चुके थे, यूएसए के बहुत से सोल्जर्स मारे जा चुके थे, तालिबान के बहुत से लोग मारे जा चुके थे। तो अब बहुत सी कैजुअलिटीज देख के अब ये लगता था कि अब यह चीज़ें खत्म करते हैं। वॉर फटीक हो गया था, वहाँ के सोल्जर्स जो अमेरिकी सोल्जर्स थे कितने टाइम से अफगानिस्तान में ही थे, अपनी फैमिली से दूर थे। अब वो भी चाहते थे हम वापस अपने देश जाएं और अपने लोगों के साथ रहें, तो उनके अंदर वॉर फटीक हो गया था। पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। यूएस की जो पॉपुलेशन थी वो चाहते थे अब हम इस वायलेंस से बाहर निकले, इस नेवर एंडिंग वॉर को ख़त्म करें और जल्द से जल्द वहाँ से विड्रॉ करें। एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आ गया था, यूएसए अपना मेजर पार्ट यहाँ पे खर्च कर रहा था, जिसकी वजह से उसके ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ थी पॉलिटिकल प्रॉमिस। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिस किया था कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तब वो यूएस की फोर्सेस को विड्रॉ कर लेंगे, और 2020 में ही यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले थे। इसलिए ये टाइम डोनाल्ड ट्रंप को सही लगा ये चीज़ करने के लिए, ताकि उनको पब्लिक पॉपुलैरिटी मिले और इलेक्शंस में वोट मिले, जो कि उनको मिले नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेट फिक्स करी थी 1 मई 2021 फॉर द कंप्लीट विड्रॉल, जिसको नए अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ने एक्सटेंड करके 11 सितंबर 2021 कर दिया। तो बहुत ही जल्द वहाँ से विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा।
अब इस ट्रीटी के ना कुछ क्रिटिसिज्म्स भी किए गए हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने, जिसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको साइडलाइन कर दिया इस ट्रीटी ने। कैसे? क्योंकि जो अशरफ घानी की सरकार है उसको ज़्यादा प्रोविजंस कुछ दिए नहीं है, उसकी सिक्योरिटी का कुछ नहीं है, सारी पावर तालिबान के हाथ में दे दी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में वायलेंस बहुत बढ़ जाएगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ में खतरा लग रहा है और काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सेकेंडली, कि अब ये पूरी तरीके से पावर जो कि डेमोक्रेटिक होनी चाहिए थी अफगानिस्तान में, जिसके लिए अफगानिस्तान वहाँ पे जिसके लिए यूएसए वहाँ पे गया था अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए, वो चीज़ नहीं हो रही है। पावर किसे दे रहे हैं? हम तालिबान को दे रहे हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो तालिबान है वो इस चीज़ को अपनी जीत मान चुका है। तो क्या कारण है यूएसए जिस चीज़ के लिए गया था उसको कंप्लीट नहीं कर पाया? सबसे बड़ा कारण है कि जब तालिबान वीक पड़ा था तब यूएसए ने वहाँ पे स्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश नहीं करी। जब 2003 के आसपास तालिबान बिल्कुल वीक हो गया था, जब उसके लीडर्स पाकिस्तान में छुपे हुए बैठे थे, तब एक मौका था जब यूएसए वहाँ पे स्टेबलाइजेशन ला सकता था। लेकिन तब यूएसए डिस्ट्रैक्ट हो गया था इराक की तरफ, जहाँ पे उन्होंने इराकी हमले करे थे। तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे वो ध्यान नहीं दे पाए थे और वो टाइम मिल गया तालिबान को वापस से कोप अप करने के लिए, रिकवर होने के लिए, प्लान बनाने के लिए कि यूएस को काउंटर कर सके। साथ ही साथ हमारे प्रिय मित्र पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा डबल गेम खेला। पहले एक तरफ यूएसए से कहते थे कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं जो आप अफगानिस्तान में आए हो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ तालिबान के लोगों को वहाँ पे पनाह दी जा रही थी। तो ये डबल गेम खेला गया। साथ ही साथ बहुत से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यूएसए अफगानिस्तान की रिच हिस्ट्री को देखा नहीं है। यूएसए ने अफगानिस्तान की रिच हिस्ट्री नहीं देखी, कितने बड़े बड़े रूलर्स आए, कितने वीर बहादुर रूलर्स आए जिन्होंने इंडिया में भी आके रूल किया है कुछ पार्ट्स में। जिसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल हैं, जो कंट्रोल ले सकते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है, ये यूएसए विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे ये पड़ेगा कि सो दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक करो वीडियो, कमेंट करके बताओ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे इशू में। शेयर करो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी जान सके कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके घंटा बजा देना नोटिफिकेशन का, ताकि जब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान और चाइना मिलकर अफगानिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ कोई नेक्सस बना सकते हैं कि नहीं, वो सब के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस। तब तक के लिए दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ।